बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा और जुड़ते जाइए धीरे धीरे शाबाश। अच्छा चलो बाकी जुड़ते रहेंगे, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। एक चैप्टर चल रहा था बेटा आप लोगों का सॉल्यूशन या विलियन। उस विलियन पार्ट के अंदर जो मैंने टॉपिक किया था अब वो है अणु संख्या गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस अणु संख्या गुणधर्म में मैंने आपको 4 अणु संख्या गुणधर्म बताए थे। कितने अणु संख्या गुणधर्म बताए थे बेटा? 4। तो मौसम अनम्यूट करना। यस सर। अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए बेटा। 4। पहला गुणधर्म कौन सा था? वाष्प दाब का। आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी राइट। यस सर। अच्छा बेटा दूसरा पॉइंट क्या बताया था वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बाद? आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। चलो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट। यस सर। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। और तीसरा गुण हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। ठीक है। यस सर। और चौथी जो प्रॉपर्टी है बेटा लास्ट की जो है उसका नाम क्या था याद है? परासरण दाब। अच्छा तो आज का जो टॉपिक अपन किस पर डिस्कस करेंगे? प्रासरण दाब पर। किस पर करेंगे? परासरण दाब पर। प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ओस्मेटिक प्रेशर। ओस्मेटिक प्रेशर दैट मीन्स प्रासरण दाब राइट। यस सर। अच्छा लेकिन बेटा केवल जो परासरण है उस परासरण का मतलब होता है ओस्मोसिस। क्या होता है? परासरण वह होता है जो विलायक अणु विलयन कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। आपने अच्छी बात बताई कि सर विलायक के जो अणु होंगे वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूव करेंगे, लेकिन किसके द्वारा करेंगे? एक अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। राइट। यस सर। अच्छा अब बेटा आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको पहले स्लाइड रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करना फिर आगे चलेंगे ठीक है। यस सर। ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं कि ऑस्मोसिस है। आप सभी ने अपने घर पे आम का अचार या कैरी का अचार बनते हुए देखा होगा, तो हम उसी का एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि कच्चे मैंगो को हम ब्राइन सोल्यूशन जो कि सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है और उसके बाद वह श्रिंक हो जाता है और थोड़ा सा नरम हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा मुरझाए हुए रोजेस पर यदि वाटर को छिड़क दिया जाए तो वो अगेन फ्रेश जैसे दिखने लगते हैं। अभी आपको एक दो प्रोसेस बताया है ना। ये कहता है कि पहले वाले सिचुएशन में क्या बताया, ध्यान करो। ये आपके पास में क्या है? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? कच्चे आम है, मैंगो है राइट। यस सर। अच्छा अब ये जो कच्चे आम है बेटा, इस कच्चे आम को किस में डाल दिया? नमक के विलयन में रख दिया। किस में रख दिया बेटा? नमक के विलयन में। तो इन कच्चे आमों को नमक के विलयन में रख दिया जाता है तो ये जो आम होते हैं वो पिचक जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? पिचक जाते हैं। जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं राइट। अच्छा ऐसे यस सर। कि जैसे ये गुलाब है, उस गुलाब के जो अपने पास पुष्प हैं, इन डंठल को यदि किस में डाल दिया जाए? शुद्ध पानी में। किस में डाल दिया? शुद्ध पानी में। शुद्ध पानी में। तो पानी में डाल दिया जाए तो ये पिचक जाते हैं या वापस से खिल उठते हैं? खिल उठते हैं।
भी लिखते हैं। ऐसे आपने देखा होगा जैसे गाजर है, कैरेट, राइट। यस सर। तो अगर गाजर है वो मुरझा जाए और उसको वापस से पानी में डाल दिया जाए तो गाजर क्या हो जाएगी, ताजा हो जाएगी या फिर बुझ जाएगी? ताजा हो जाएगी। ताजा हो जाएगी। इसका मतलब पानी को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। पानी को क्या कर लिया बेटा? अवशोषित। अवशोषित कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ओस्मोसिस के कारण होता है। कहने का मतलब ये घटना जो है वो परासरण के द्वारा आपके जो कच्चे आम है वो नमक के पानी के अंदर पिचक जाते हैं, जबकि गाजर है वो पानी में फूल जाती है। या किशमिश सुनी, किशमिश, हेलो बेटा, यस सर। किशमिश सुना है, किशमिश? अगर ये किशमिश है, इन किशमिश को ये बताओ पानी में, यस सर। किशमिश को पानी में डालेंगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी या पिचक जाएगी? फूल जाएगी। फूल, फूल जाएगी। ठीक है ना। तो किशमिश को पानी में डालने पर क्यों फूल जाती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, किसके कारण है? परासरण के कारण। अच्छा, और कच्चे आम है उसको नमक के विलयन में रखने पर पिचक जाने का कारण क्या है? परासरण। अच्छा, और ये जो पुष्प है उनको पानी में रखने पर ये पुनः खिल जाते हैं, उनका कारण क्या है? परासरण। अच्छा, और गाजर है वो अपने पास पानी में रखने पर वापस ताजा हो जाती है, उसका कारण क्या है? परासरण। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। चलो बेटा आगे चलो। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी वापस से क्लिपिंग शो कर रहा हूँ। ऑस्मोसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को हम इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो ये लेफ्ट साइड है इसमें प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर्स हैं और बेटा ये डायग्राम आपको शो हो रहा है? यस सर। चलो आप म्यूट करो, दिखा अंतिम। यस सर। बेटा डायग्राम शो हो रहा है क्या आपको? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताओ अपने पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कलाई कौन सी साइड है? राइट साइड। राइट साइड। और ये वाली बेटा? लेफ्ट साइड। और इन दोनों के बीच में ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बेटा ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा दो साइड बन गई, एक राइट और एक, लेफ्ट। और इस लेफ्ट साइड में शुद्ध अवस्था के कौन उपस्थित है, केवल विलायक। विलायक। और इस साइड में अपने पास में क्या है, ये नमक का विलयन। किसका विलयन है बेटा? नमक का। नमक का विलयन। तो ये बताओ विलायक की मात्रा किस में ज्यादा है, नमक के विलयन में ज्यादा है या शुद्ध विलायक में ज्यादा है? शुद्ध विलायक। अच्छा, अब इस शुद्ध विलायक में जो नमक के कण हैं, सॉरी पानी के जो कण है, तो ये हो गया आपके पास में विलायक के कण। किसके कण हो गए बेटा? विलायक के कण। ये विलायक के कण देखो जा रहे हैं, ये किसके द्वारा जा रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। किस ओर जा रहे हैं? राइट साइड। राइट साइड में जा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन से कणों का गमन हो रहा है, विलायक के कणों का। किसके द्वारा हो रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इसका मतलब एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का विलयन की ओर जो गमन है वो घटना भी क्या कहलाई? परासरण। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब इस डायग्राम से और देखो क्लियर क्या कैसे मूवमेंट हो रही है, राइट बेटा? यस सर। दूसरी तरफ सॉल्ट सोल्यूशन है। अब क्या होता है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू
सोल्यूशन की साइड मूव कर जाता है। एंड आप देख सकते हैं सोल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी टोटल बढ़ गया। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस। अच्छा बेटा, इसमें एक आप चीज ऑब्जर्व करो, है ना, ये बताओ अपने पास में किसका आयतन बढ़ गया, विलयन का आयतन बढ़ गया या घट गया? बढ़ गए। बढ़ गया, ये इतना हो गया। और विलायक की मात्रा में क्या आ गई? कमी। तो ये विलायक के कण किस ओर चले गए? विलयन की ओर। किसके द्वारा चले गए बेटा? अर्धपारगम्य में झिल्ली। ये घटना या प्रोसेस क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, टावर काम नहीं कर रहा, अब यस। बोलो क्या कहलाया? परासरण। ठीक है, नेक्स्ट। कहते हैं यही प्रोसेस जब हम अचार बनाते हैं तो भी होता है। आम के अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाता है और आम श्रिंक हो जाता है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सेस प्रेशर होता है जिसे लगाने से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। अच्छा बेटा, अभी एक वर्ड बोला मैंने, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, म्यूट कीजिए, देखा आप भी, ओस्मोटिक प्रोसेस, ठीक है ना, ओस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ओस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर परासरण दाब। अच्छा, परासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब। अब परासरण दाब का मतलब क्या है? इसमें परासरण का जो प्रोसेस है वो होता है या परासरण परासरण की घटना नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती है, ठीक है ना। परासरण दाब एक ऐसा अतिरिक्त दाब है, क्या बोल दिया बेटा मैंने? परासरण दाब एक ऐसा अतिरिक्त दाब है, ऐसा अतिरिक्त दाब है जिसके ऊपर किसकी घटना रुक जाती है? परासरण की परासरण की घटना क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसका मतलब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन कर पाते कि नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो ये अपने पास जो अतिरिक्त जो दाब लगाया गया है उसी दाब को क्या बोलेंगे? परासरण दाब। तो परासरण दाब भी मैंने कौन सा गुण बताया? अणुसंख्यक। गुणधर्म। तो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म थे। वास दाब का अपेक्षिक यस। अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा बात ये और आती है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो परासरण दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, थोड़ा सा नेक्स्ट चलता हूँ। तो परासरण दाब को रिप्रेजेंट किया आपने बताया सर, पाई से रिप्रेजेंट किया। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर में CRT। CRT। पाई बराबर क्या बता दिया? CRT। अब लेकिन ये बताओ अपने पास में सी का मतलब यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है? सर मोलल सांद्रता। मोलरता। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पर? मोलरता। क्या बेटा? मोलरता। मोलरता। और मोलरता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलों की सही हो या संख्या। गलत हो? यस सर। इसका मतलब है मोल बटे आयतन होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। अच्छा, मोल बटे आयतन का मतलब एन बटे वी हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सही है। यस सर।
अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो। यस सर। यहाँ पर आपने बोल दिया सर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी का मतलब क्या हो गया बेटा, एन बटे वी यस आर टी। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, पाई इज इक्वल टू एन टू अपॉन वी आर टी, राइट। यस सर। मैंने यहाँ सी की वैल्यू रख दी, तो सी की वैल्यू रखा तो क्या हो गया, एन अपॉन वी आर टी, क्लियर है। यस सर। अच्छा बेटा देखो, पाई का मतलब तो क्या कहलाया, पाई का मतलब कहलाया अपने परास पास में परासरण दाब। परासरण दाब। का मतलब क्या कहलाया, मोल। मोल, सोल्यूट के विलय के। वी का मतलब विलयन का। आयतन। और आर का मतलब कौन सा स्थिरांक। गैस स्थिरांक। और टी का मतलब क्या है, ताप। ताप है, जो कि केल्विन में लिखा जाएगा। अब मोल कैसे निकालते थे बेटा, कौन सा भार बटे कौन सा भार। ग्रामों में भार बटे अनुभार। तो मैं ऐसे लिख दूं, पाई इज इक्वल टू ग्रामों में भार अपॉन मोलिकुलर वेट, राइट, यस सर। इनटू में आर टी अपॉन। वी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, नो सर। कर लोगे। यस सर। अच्छा अगर बेटा यहाँ से आपको सोल्यूट का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई वी। पाई। पाई वी। कर लोगे, यस सर। श्योर। यस सर। चलो बेटा आगे चलो। यस सर। ठीक है भैया, अब आप इसकी क्लिपिंग के अकॉर्डिंग भी देखिए। यहाँ पर सी मोलारिटी ऑफ द solution होता है, which is equal to N2 by V, where N2 is the moles of solute. यहाँ पर pi is the osmotic pressure. अब हम concentration की वैल्यू अगर N2 upon V रख दें, तो हम देख सकते हैं osmotic pressure is directly proportional to the number of solute molecules. That means जितना ज्यादा solute के molecules होंगे, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इस फॉर्मूले में आर गैस कांस्टेंट है एंड टी टेम्परेचर इन केल्विन है। N2 की जगह W2 अपॉन N2 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा। सो M2 कैन बी रिटन एज W2RT अपॉन पाई वी, जहाँ पे M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो कभी हमको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो हम उस सिस्टम में डिजॉल्व मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करते हैं यूजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ बेटर मेथड देन अदर मेथड्स। इसका रीजन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम मोलारिटी की यूज करते हैं, जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन होता है। अच्छा बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर है उसका यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में, ठीक है ना। ओस्मोटिक यस सर। प्रेशर का मतलब है परासरण दाब। कौन सा दाब बेटा, परासरण दाब। भवानी अनम्यूट करना। कौन सा दाब बेटा, परासरण दाब। अच्छा इस परासरण दाब का यूज बताएं। यस सर। अच्छा सुनो, तो ये कहता है ओस्मोटिक प्रेशर जो मेथड होता है, इट डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो ये जो मोलर मास है, दैट मीन्स ये कहलाता है अणुभार। क्या कहलाता है बेटा, अणुभार। तो ये बताओ किसके अणुभार को फाइंड आउट करने में अपने पास में इसको यूज किया जाता है, प्रोटीन के। किसको बेटा, प्रोटीन के अणुभार। तो प्रोटीन के अणुभार को। के अणुभार को आप किसके द्वारा निकाल सकते हो, ओस्मेटिक प्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्मैटिक प्रेशर के द्वारा। बड़े बड़े अणुओं का अणुभार निकालने के लिए भी कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, परा ऑस्मैटिक प्रेशर।
परासरण दाब। और जो बहुलक है बेटा, पॉलीमर का मतलब क्या है? बहुलक। इनके भी अपने पास में अणुभार को ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रेशर काम में ले सकते हैं? ऑस्मैटिक प्रेशर। इसका मतलब जो ओस्मेटिक प्रेशर है, प्रासरण जो दाब है, वो प्रोटीन, बहुलक या बड़े बड़े अणुओं का अणुभार ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। समझ गए? यस सर। अब बात ये आती है, सर ये बताओ, बाकी अणु संख्या गुणधर्म में भी अणुभार निकालते थे आप, अब इसी को क्यों काम में लिया बड़े अणुओं के लिए? ठीक है, इसी प्रासरण दाब को ही बड़े बड़े अणुओं के अणुभार ज्ञात करने में क्यों काम में लिया जाता है? राइट, यस सर। इसलिए काम में लिया जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो ये कमरे के ताप के ऊपर आराम से इसे मेजर कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए काम में लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें जो अपने पास में मोलैलता न होकर के क्या शब्द काम आता है? मोलरता। मोलैरता काम आता है। क्या काम आता है? मोलरता। मोलरता। तो मैंने आपके पास में दो बात बताई। सबसे पहली बात तो ये बताई कि अपने पास में ये बाकी सभी विधियों से अधिक उपयोगी होने का कारण क्या है? कि प्रासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है। प्रासरण दाब मापन कहाँ होता है? एक तो कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर। दूसरा बताया इसमें मोलैलता के स्थान पर क्या मिलती है? मोलरता। मोलैरता का उपयोग किया जाता है। किसका? मोलरता का उपयोग किया याद जाता दिला है। देता हूँ, आपने लिखा था, याद करो, पाई बराबर में क्या लिखा था बेटा? CRT। और सी का मतलब कौन सी सांद्रता थी? मोलरता। मोलरता या मोलर सांद्रता। लेकिन इससे पहले जो आपने पढ़े थे क्वथनांक उन्नयन, और उसमें याद दिला देता हूँ कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। याद आई? यस सर। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलता। तो ये मोललता पर डिपेंड करती थी। वहां लिखते थे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सर के बी इंटू स्मॉल एम, फिर डेल्टा टीबी टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में स्मॉल एम। राइट, यस सर। तो मोललता काम में लेते थे या फिर अपने पास में मोलरता काम में लेते थे? मोललता। किसमें काम में लेते थे? क्वथनांक उन्नयन और हिमांक। अवनमन। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, याद करो। तो लेकिन ये बताया था शुद्ध वाष्प दाब में क्या करते थे कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती। राइट, सर। तो बताओ इन तीनों में कहीं पर भी मोलैरता यूज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, इसीलिए अपने पास में इसको आराम से बड़े बड़े अणुओं का अणुभार फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बिल्डअप हो गए। प्रश्न नंबर 1 कि बताइए कि कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है जो बड़े बड़े अणु अर्थात प्रोटीन, बहुलक या बड़े अणुओं के अणुभार के निर्धारण में काम में लिया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रासरण दाब। क्या होगा? परासरण दाब। अच्छा, या ये पूछ लिया जाए, बताओ कि ऐसा ये बाकी सभी अणु संख्यक गुणधर्म की बजाय प्रासरण दाब जो है उसको बड़े अणुओं के अणुभार के निर्धारण में क्यों काम में लिया जाता है? तो एक तो ये कहोगे कि कमरे के ताप सॉरी, प्रासरण दाब का मापन कमरे के ताप पर होता है। उसी के साथ दूसरा ये बोलोगे कि मोललता की जगह क्या काम में लेते हैं? मोलरता। तो समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। चलो बेटा, अब मैं थोड़ा सा और आगे स्क्रीन पर शो करता हूँ। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं
उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन जिनका पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अच्छा बेटा, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो अपने पास में क्या है बेटा, वीडियो लाइव कर दो बाकी सभी देख पाऊं मैं। मोनिका, यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, अपने पास में अगला जो पॉइंट है वो स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखा मिला। यस सर। आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सिद्ध हिंदी में बोलते हैं समपरासारी विलयन। क्या बोलते हैं गुड़िया? समपरासारी विलयन। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है, अलग अलग या समान? समान। समान। परासारी का मतलब बेटा कौन सा दाब समान? परासरण दाब। प्रासरण दाब समान, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे दो विलयन जिनका क्या समान पाया जाए? परासरण दाब। प्रासरण दाब। मान लिया जाए एक विलयन का प्रासरण दाब क्या मान लिया बेटा? पाई 1, दूसरे का? पाई 2। अच्छा तो ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था पाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? CRT। पाई बराबर CRT आपने बताया, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मान लिया जाए अपने पास में ROT एक कांस्टेंट वैल्यू है। ROT क्या मान है? कांस्टेंट। तो बताओ अपने पास में पाई 1 के लिए मैं ऐसे लिख दूं, पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT। RT, और पाई 2 बराबर क्या पाई होगा 1 बेटा? C2 RT। भाई R एक गैस स्थिरांक है, राइट, और T है ताप है। ताप और गैस यस सर। स्थिरांक ये कांस्टेंट है, तो सांद्रता एक की C1 मिलेगी, दूसरे की C2। तो मिलेगी। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं, पाई 1 का मान और पाई 2 का मान। यस सर। पाई 1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? C1 है, RT। और पाई 2 बराबर क्या है? C2 RT। C2 RT। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, यहाँ दोनों में कॉमन कौन है? RT। RT से RT, कैंसिल। तो बेटा क्या बराबर हो गया? C1 इक्वल टू C2। अच्छा, कौन से विलयन के अंदर है? समपरासी विलयन के अंदर। अब बेटा बात थोड़ी सी और आगे चलता हूँ। ये बताओ, जब दोनों की मोलर सांद्रताएं समान है तो मोलर सांद्रता को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, यही होता है ना। यस सर। इसका मतलब है N/V मालूम है। यस सर। तो गुड़िया एक के लिए मान लिया N1, दूसरे के लिए V1, और इसके लिए N2, और ये V2। अच्छा बेटा ये बताओ, N का मतलब क्या होता है? मोल होते हैं। N का मतलब क्या होते हैं? मोल। मोल का मतलब ग्रामों में भार अपॉन अणुभार। बार। तो मैं यहाँ पर N की वैल्यू रख दूं, स्मॉल W अपॉन स्मॉल M। इनटू में। B। अच्छा तो ये 1 मान लिया, ये 1 और ये 1 है। दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा? W W2। W2 बटा M2 फिट। V2। बहुत अच्छी बात है। तो न्यूमेरिकल में क्या, तो ये काम आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर। या हो सकता है आपको एक की सॉल्यूशन की मोलरता दे दे, एक का आयतन दे दे, और दूसरी की आयतन दे दे और मोलरता पूछ ले, सॉरी मोल पूछे। तो कहने का मतलब है, अगर समपरासारी विलयन है तो इन फॉर्मूलों के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो बेटा, बाकी बच्चे भी लाइव में आ जाओ बेटा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करें
तो हम लिख सकते हैं C1RT इज इक्वल टू C2RT। इसका मतलब है C1 इज इक्वल टू C2, यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इन सॉल्यूशंस के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, a 0.9% NaCl solution is isotonic with blood plasma। अब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, solution is isotonic with। बेटा एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, आपको नजर आना चाहिए। तो किसने अनम्यूट किया हुआ है पहले? मोनिका ने। यस सर। अच्छा, तो बेटा अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों के परासरण दाब क्या बताए थे? समान। समान। और उन दोनों की सांद्रताएं भी, मोलर सांद्रता भी क्या होती है? समान। मोलर सांद्रता समान है, तो ये बताओ, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, समपरासारी विलयन में क्या परासरण की घटना होती है नहीं होती है? नहीं होती। बस, बहुत अच्छी बात ये है। इसका मतलब अपने पास में मान लिया जाए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो 0.9% NaCl W/V, बेटा W/V का मतलब है आयतन प्रतिशत या भार प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा, तो ये नमक का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो कितना दे दिया गया? 0.9%। तो 0.9% जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है नमक का, वो विलियन कैसा विलियन है बेटा, ये बताओ। संपरासारी। कैसा विलियन है? संपरासारी। ये कहना ये चाह रहा है कि अपने पास में 0.9 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो NaCl का विलियन है, उसमें ये एक समपरासारी विलियन होता है जिसमें परासरण की घटना नहीं मिलती। नहीं मिलती। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वापस से मेरी लैंग्वेज पकड़ना बेटा, कि ये बोल दिया 0.9 द्रव्यमान आयतन NaCl विलियन के अगर बराबर है तो आपका जो ब्लड है वो कोशिकाओं के अंदर द्रव में संबंधित प्राशन दाब के बराबर रहेगा। कहने का मतलब है सुरक्षित रहेगा, आराम से वो जो है वो आपके शिराओं के अंदर बहता रहेगा। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो भाई, आपकी जो कोशिका है उस कोशिका में ये विलियन 0.9% जो है ना, 0.9% W/V, उससे इस मान को यस क्या कर सर। दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया बेटा? बढ़ा दिया। अगर 0.9 घटा। से ज्यादा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए इससे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपने पास में ये जो जल है वो कोशिकाओं से बाहर चला जाएगा। जल कहाँ चला जाएगा कोशिका से? बाहर। जब जल कोशिका से बाहर चला जाएगा तो वो कोशिका संकुचित हो जाएगी, फूल जाएगी? संकुचित हो जाएगी। संकुचित हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि अगर आम किशमिश को, किसको बेटा? किशमिश को। किशमिश को नॉर्मल पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाती थी? फूल जाते थे। लेकिन पानी की बजाय नमक के पानी में रखेंगे तो बताओ फूलेगी या पिचकेगी? पिचकेगी। बस यही तो बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब 0.9% से ज्यादा विलयन कर दिया जाए तो कोशिका फूल जाएगी या पिचक जाएगी? पिचक जाएगी। बेटा ये समपरासारी विलयन कहलाएगा या अति परासारी विलयन कहलाएगा? कैसा अति कहलाएगा? परासारी विलयन। अति का मतलब है ज्यादा हो गया, हाइपर होगा, राइट? यस सर। अगर बेटा उल्टा कर दिया जाए 0.9 से कम है तो बताओ अपने पास फूल जाएगी या पिचक जाएगी कोशिकाएं? फूल जाएगी। फूल जाएगी। तो वो कहलाएगा बेटा अल्प परासारी विलयन। कैसा? अल्प परासारी विलयन। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलो बेटा आप एक बार ऑब्जर्व करो। ब्लड प्लाज्मा। अब हम
एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेते हैं। इस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.9% W/V से ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अब अगर हम ब्लड सेल्स देखें तो इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है, जो कि सॉल्वेंट है, वो ज्यादा है कंपेयर टू दी सोल्यूशन। तो जो भी वाटर ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल के सोल्यूशन में चला जाएगा। इसके कारण हमारी जो ब्लड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे। अब हम एक आइसोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड सेल्स। ये हमें 0.9% W/V पे मिलता है। ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सेल, तो वाटर अंदर भी जाएगा और उतना ही वाटर बाहर भी आएगा। इस केस में ब्लड सेल्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V से कम हो। इस सोल्यूशन में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो हम कह सकते हैं वाटर की मात्रा ज्यादा होगी। तो क्योंकि वाटर की मात्रा सोल्यूशन में ज्यादा है एंड ब्लड सेल्स के अंदर कम होगी,